नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री ने सीसीएस बैठक की अध्यक्षता की। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। कृषि, उर्वरक, विमानन और एमएसएमई क्षेत्रों में उभरती हुई चुनौतियों को कम करने के उपायों पर चर्चा। आम जनता की जरूरतों, ईंधन सप्लाई और महंगाई नियंत्रण पर प्रधानमंत्री का फोकस। असम के गोगामुख और बेहाली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी हुंकार। घुसपैठ और तुष्टीकरण को लेकर साधा कांग्रेस पर निशाना। भाजपा एनडीए की हैट्रिक का किया दावा। चुनावी राज्यों में दिग्गजों के प्रचार ने बढ़ाया सियासी पारा। असम में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के लिए संभाली प्रचार की कमान। केरलम और पुदुचेरी में रोड शो और जनसंपर्क से प्रचार को धार। पश्चिम बंगाल में सीटों को लेकर कांग्रेस में आपसी रार। वैश्विक ईंधन संकट के बीच घरेलू एयरलाइंस को बड़ी राहत। सरकार ने एटीएफ कीमतों में बढ़ोतरी पर 25% का लगाया कैप। विमानन क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने की दिशा में अहम पहल। जन विश्वास संशोधन विधेयक और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में लगी मुहर। और देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की आज से शुरुआत। प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वगणना पहल में लिया हिस्सा। लोगों से जनगणना प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट सुरक्षा समिति की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में आगे की जाने वाली पहलों पर भी चर्चा हुई। इस मुद्दे पर सीसीएस की यह दूसरी विशेष बैठक थी। मंत्रिमंडल सचिव ने पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति और पर्याप्त बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने आम आदमी की आवश्यकताओं की उपलब्धता का जायजा लिया। उन्होंने देश में उर्वरकों की उपलब्धता और खरीफ एवं रबी ऋतुओं में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने गलत सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए जनता तक प्रामाणिक जानकारी के सुचारू प्रवाह पर भी जोर दिया। कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की और साथ ही उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की। ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, विमानन, जहाजरानी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों से जुड़ी पहलुओं पर भी चर्चा की गई। और आइए अब नजर डालते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को असम के गोगामुख और बेहाली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस असम में सत्ता में आई तो वो घुसपैठियों की रक्षा के लिए कानून लाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक में बदलना और घुसपैठियों को एक स्थायी वोट बैंक बनाना है। आज सबसे पहले सुबह मैं टी गार्डन में गया। टी गार्डन में जाकर के
टी गार्डन में काम करने वाली बहनों के आशीर्वाद लिए, उनको प्रणाम किया, उनकी शुभकामनाएं लेकर के मैं निकला हूं और मैंने उनसे जिंदगी जिस चाय से मेरी जुड़ी हुई है, उस चाय की पत्ती को कैसे तोड़ते हैं उसको भी सीखा। असम में भाजपा की जीत की हैट्रिक और कांग्रेस के युवराज के हार की सेंचुरी जैसे शब्द बाण इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की चुनावी राजनीति को गरमा दिया। आपका ये प्यार मैं देख रहा हूं, जरा दिल्ली वालों को समझ नहीं आएगा, ये बारिश के बावजूद भी इतनी संख्या में लोगों का खड़े रहना, लगातार बारिश के बावजूद भी इतने लोगों का आना, ये हैट्रिक की गारंटी है, हैट्रिक की। उन्होंने राज्य में गोगामुख और बेहाली की चुनावी जनसभाओं में कांग्रेस को जमकर घेरा। साथ ही डबल इंजन के 10 साल के शासन की उपलब्धियों को भी जनता के बीच रखा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों की रक्षा के लिए असम में नया कानून लाएगी और उनके नेता इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है, असम की मूल संतानों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। असम के अनेक जिलों में ये संकट हम सभी देख रहे हैं। बीजेपी एनडीए सरकार किसानों, आदिवासियों और हमारे जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं रहने देगा। अवैध कब्जे के खिलाफ बीजेपी एनडीए सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। असमिया शान और पहचान बनी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा फिर सत्ता में आई तो वह असम की पहचान की रक्षा के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेगी और 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय समुदायों की सुरक्षा करेगी। असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और हमारे आदिवासी समाज 6th शेड्यूल एरिया की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, ये असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। और आप जानते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर असम के सामर्थ्य के साथ काम न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में गैस के संकट के बीच असम देश को ताकत दे रहा है। कांग्रेस ने असम के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं किया। आज हमारी सरकार असम के सामर्थ्य को असम के विकास में लगा रही है। जैसे पेट्रोलियम सेक्टर है, बीते 1 दशक में असम में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योगों को हमने बहुत बदल दिया है। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है कि आज असम कच्चे तेल के उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ रहा है। आज जब दुनिया भर में तेल और गैस का संकट है, तब असम भारत को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भाजपा एनडीए को पूरे देश में समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि भाजपा विकास भी करती है और विरासत का सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित करती है। वहीं कांग्रेस को देश की विरासत से, देश के गौरवमयी इतिहास से नफरत है। गोगामुख और विश्वनाथ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, तो वहीं कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में अशांति को बढ़ावा दिया है, घुसपैठ को संरक्षण दिया है। राज्य में जीत की हैट्रिक तो लगेगी ही, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पराजय की सेंचुरी भी असम तय करेगा। उन्होंने एक बार फिर जनता से एक और बार
बीजेपी सरकार का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य में सुख, समृद्धि, शांति की स्थापना करना बीजेपी और एनडीए का दायित्व है और असम की अस्मिता, पहचान और संस्कृति को संरक्षण देने के लिए एनडीए प्रतिबद्ध है। अपने सहयोगी उर्मिलेश भट्ट के साथ और कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज। असम में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा, जिसको लेकर इन दिनों प्रचार अपने चरम पर है। कांग्रेस और भाजपा गठबंधन अपने अपने सहयोगियों के साथ जोरदार प्रचार अभियान में जुटे हैं, तो विपक्षियों पर जमकर हमलावर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से आज प्रियंका गांधी ने असम में कमान संभाली, तो भाजपा के तमाम स्टार प्रचारकों ने रैलियां की। असम की पहचान से लेकर विकास के मुद्दे पर जोरदार बहस जारी है, तो घुसपैठियों का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। बढ़ते सियासी पारे के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर असम में जहां बीजेपी के प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री ने संभाली, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी सक्रिय प्रचार अभियान चला रही हैं। इसी क्रम में उन्होंने नाजिरा में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जनता से समर्थन की अपील की। आज भी हम चाहते हैं कि असम में एक ऐसी सरकार बने जो आपको डराए नहीं, आपको धमकाए नहीं, आपसे स्वार्थ नहीं साधे, आपकी सेवा करे, आपके लिए ईमानदारी से काम करे, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता को आगे बढ़ाए और मजबूत बनाए। असम में अपने प्रचार के दम पर जनाधार का विश्वास भरती कांग्रेस पार्टी पर असम सरकार में मंत्री और जगीरोड क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष हजारिका ने निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठ को संरक्षण देती कांग्रेस लोगों में अपना विश्वास खो चुकी है। वहीं IUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस का खेल खत्म हो गया है। IUDF प्रमुख ने मानस निर्वाचन क्षेत्र में एक विशाल रैली को भी संबोधित किया और जीत के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। देश में एक ही कानून होना चाहिए, यूसीसी का जरूरत है। हम लोग का सरकार आएगा तो 3 महीना में यूसीसी लागू किया जाएगा। जो हिमंता बिस्वा शर्मा जी अब मुख्यमंत्री है, दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा, जो जो मैनिफेस्टो में बोला गया है एक एक करके हम लोग निभाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो घुसपैठिया है, जो इलीगल इमिग्रेंट है, उन लोगों को तो हटा नहीं है। लोगों का मैंडेट है, सब लोगों को पूछिए, उस हिसाब से हम लोग काम करेगा, जरूर करेगा। कांग्रेस फिनिश, गोरख बीजेपी में जाएगा। अरे सपना देख रहे हो, मुख्यमंत्री होने का सपना देख रहे हो। आपने देखना ही था, सपना देखने तो जादू काम नहीं करेगा, नहीं चलेगा कुछ, सब बिक गया, सब अंदर ही अंदर बिक गया। असम में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए एक दूसरे किले में सेंध लगाने की लड़ाई को लेकर जहां धुआंधार प्रचार जारी है, वहीं सभी दलों के लिए प्रचार के मैदान में उतरे दिग्गजों ने सूबे के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। नामांकन से लेकर गठबंधन, आरोप प्रत्यारोप से लेकर सड़क पर उतरते कार्यकर्ता, हर मोर्चे पर राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है, टीएमसी बाहरी मतदाताओं का मुद्दा उठा रही है, तो कांग्रेस अपने ही घर में कलह से जूझती हुई नजर आ रही है। इसी बीच चुनावी प्रक्रिया को लेकर विवाद अब अदालत तक पहुंच चुका है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी SIR को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी दल जनता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राजनीतिक दल घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कई नेता रोड शो कर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने अपना नामांकन दाखिल किया। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने प्रदेश में भाजपा की जीत का दावा किया, तो वहीं आम जनता उनके संस्थापक हुमायूं कबीर ने AIMIM के साथ अपने गठबंधन पर भरोसा जताया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी पर बाहरी वोटर प्रदेश में लाने का आरोप लगाया है। हमारा राज्य के मुख्यमंत्री इतना सेवा किया है, उसको तो पार्टी बोलकर कुछ रहेगा 4 तारीख का बाद। तृणमूल कांग्रेस हार गई, तृणमूल कांग्रेस पूरा देश भर में आवाज उठी, 4 मई दी गई। जो 4 मई तक जो रिजल्ट आएगा ऑफिशियली, उतने दिन सबको पता मिल जाएगा ये दोनों भाई मिलके इनको क्या एक्सेप्टेंस है बंगाल का आम जनता को। बंगाल में अपनी हार की आशंका को देखते हुए बीजेपी बाहर से वोटर ला रही है और असली वोटरों को हटा रही है। इसके अलावा जिन इलाकों में बीजेपी को कुछ वोट मिले थे और जहां अब टीएमसी जीत की ओर बढ़ रही है,
वहां बीजेपी NIA को लगाकर लोगों को नोटिस भेज रही है। पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। 294 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही पार्टी के भीतर विरोध तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय विधान भवन के बाहर नाराज कार्यकर्ता और समर्थक धरने पर बैठ गए। इस दौरान दूसरे गुट के साथ उनका विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते झड़प और फिर हाथापाई में बदल गया। हंगामे के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हंगामे ने चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फॉर्म 6 को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर तृणमूल द्वारा किए गए हंगामे के चलते कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। स्ट्रैंड रोड इलाके में BNS की धारा 163 के दायरे को और बढ़ा दिया गया है। CEO कार्यालय के सामने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन या हिंसक घटना की आशंका के चलते कोलकाता पुलिस ने ये कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल में SIR मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एपिलेट ट्रिब्यूनल अब नए दस्तावेज भी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो उन दस्तावेजों की सच्चाई और प्रामाणिकता जांचे जाने के बाद ही कर सकते हैं। एपिलेट ट्रिब्यूनल वो ट्रिब्यूनल होंगे जो मतदाता सूची से किसी का नाम हटाए जाने या न डालने के खिलाफ अपील सुनेंगे। बुधवार को चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि 19 एपिलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जिसमें हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं। एपिलेट ट्रिब्यूनल वाले जजों के लिए ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और गुरुवार से ट्रिब्यूनल में सुनवाई शुरू हो जाएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पत्र के जरिए कोर्ट को ये भी बताया गया है कि मतदाता सूची में शामिल करने के लिए लगभग 47 लाख दावे न्यायिक अधिकारियों की ओर से निपटाए जा चुके हैं। बाकी बचे दावों को 7 अप्रैल तक निपटा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संतुष्टि जाहिर की है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज। दक्षिण भारत में भी चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में प्रचार अब पूरे जोर पर है और सियासी दल जनता तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कहीं रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कहीं घर घर जाकर मतदाताओं को साधने की कवायद जारी है। केरलम में भाजपा, कांग्रेस और वाम मोर्चा के बीच मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है, तो तमिलनाडु में सत्ताधारी DMK और विपक्षी दलों के बीच वादों और दावों की सियासत तेज है। दक्षिण के इन राज्यों में सियासत अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा के लिए प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। सभी दल जनता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जहां घर घर जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कई नेता रोड शो कर जनसंपर्क कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कन्नूर जिले के मटनूर विधानसभा क्षेत्र में भव्य रोड शो किया। इस रोड शो में हजारों की संख्या में बीजेपी समर्थकों ने हिस्सा लिया और नारेबाजी करते हुए पार्टी के पक्ष में जोरदार समर्थन व्यक्त किया। नितिन नवीन ने रोड शो के दौरान मटनूर की जनता से संपर्क किया और बीजेपी की नीतियों और राज्य में विकास के वायदे किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी केरलम में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी और आगामी चुनावों में पार्टी बड़ी सफलता हासिल करेगी। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह केरलम के एर्नाकुलम की परावूर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा पर निशाना साधा और कहा कि दोनों ने दशकों तक केरलम के लोगों के साथ छल किया। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरलम में पार्टी की जीत का दावा किया। This time BJP will get a very good response from the public of Kerala, from 2% to 20% under the leadership of Narendra Modi. We are very much confident that this time Lotus will give the clear-cut mandate for the state assembly election. This time BJP will come and give an alternative government of both LDF and against LDF and UDF, and we will look after the people of the welfare, development, infrastructure growth and employment for the youth and the respect for the women. केरल के मेहनतकश और ईमानदार लोगों के साथ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट दोनों ने दशकों से छल किया है, धोखा दिया है। दोनों का झंडा और चुनाव चिन्ह अलग जरूर है, लेकिन उनका चाल चरित्र एक जैसा है, सोच भी उनकी एक जैसी है। मैं पूरे राज्य में प्रचार कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छे नतीजे और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हम जीतने वाले हैं, माहौल हमारे पक्ष में है।
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 के सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तिरुचिरापल्ली पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से डीएमके उम्मीदवार इनिगो इरुदिया राज के समर्थन में तिरुचिरापल्ली के गांधीनगर बाजार इलाके में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान स्टालिन पलक्कराई इलाके में एक चाय की दुकान पर भी रुके और लोगों से बातचीत की। तिरुपतूर में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा चुनावों से पहले रोड शो किया। चेन्नई में पट्टाली मक्कल काची के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने आगामी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। तमिलनाडु को नशीले पदार्थों और शराब से मुक्त राज्य बनाने सहित कई चुनावी वादे किए। भले ही तमिलनाडु उत्तर के कई राज्यों की तुलना में अधिक प्रगतिशील राज्य है, फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में अभी भी बहुत बड़ी कमियां मौजूद हैं। डीएमके द्वारा पैदा की गई इस कमी को पूरा करेंगे। वहीं पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव जोर पकड़ चुका है। मुथियालपेट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार ईरम जी राजेंद्रन घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी जनादेश 2026 के तहत 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। और आइए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई जानकारी। संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 चर्चा के बाद पारित हो गया। इसका उद्देश्य छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उनमें जेल की सजा खत्म करना और उसकी जगह जुर्माना लगाना है। उधर राज्यसभा में सीएपीएफ सामान्य प्रशासन संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा के बाद पारित करा दिया गया। बजट सत्र का ये दूसरा चरण अब अपने अंतिम समय में है और कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सफल रही है। संसद के बजट सत्र में बुधवार को दोनों सदनों में काफी कामकाज देखने को मिला, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते प्रश्नकाल नहीं चला और सदन को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दोपहर बाद लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद पारित किया गया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उनमें जेल की सजा खत्म करना और उसकी जगह जुर्माना लगाना है। इस बिल के अन्य प्रावधानों को देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना है। यह बिल 23 मंत्रालयों के तहत 79 केंद्रीय कानूनों में संशोधन करता है। कुल 784 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है। इनमें से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया जा रहा है। 67 प्रावधान नागरिकों का जीवन आसान बनाने से जुड़े हैं। अपराध के अनुसार जुर्माना और सजा को तर्कसंगत किया जाएगा। सरकार का फोकस दंडात्मक से भरोसे आधारित शासन की ओर है। तो इससे ग्रेडेड रिस्पॉन्स, जिससे व्यक्ति को सुधारने का मौका मिले, एक कल्चर विश्वास का बनाना, अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, जो भय के आधार पर नहीं हो लेकिन कर्तव्य के आधार पर हो, ये इस कानून में सोच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। राज्यसभा में दोपहर बाद एक महत्वपूर्ण विधेयक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा के बाद पारित किया गया। इस विधेयक का ध्यान भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं को पारदर्शी और एकरूप बनाना है। पहले भर्ती प्रक्रिया को अधिक सक्षम और समयबद्ध बनाने के लिए किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप जहां पहले भर्ती प्रक्रिया में लगभग 1.5 से 2 साल वर्ष लगते थे, उलझी हुई प्रक्रिया होती थी, वहां अब सुगम हुई है प्रक्रिया। प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार किए गए। प्रशिक्षण सुधार और आधुनिकीकरण के कारण आज हमारी सीएपीएफ बहुत सशक्त बनी है। लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को भी पारित कर दिया है। यह विधेयक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में संशोधन करता है और अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में वैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
महोदय, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2004 के अनुसार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 23/4/2015 की अधिसूचना द्वारा अमरावती को राजधानी शहर के रूप में नामित किया। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में नए वित्त वर्ष के लिए बजट को मंजूरी भी दी गई है। बजट सत्र 2026 अब आखिरी पड़ाव पर है। मात्र एक दिन शेष बचे हैं और सरकार अपने एजेंडे पर कायम है। विपक्ष हाय तौबा भले ही मचा रहा हो, लेकिन संसद के इस बजट सत्र के पहले हिस्से और दूसरे हिस्से दोनों में विपक्ष के हंगामे के बावजूद सत्ता पक्ष ने खूब कामकाज निपटाया और अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सत्ता पक्ष को संसद से कामयाबी हाथ लगी। कैमरामैन गौरव गिरी और अपने सहयोगी ऋषि कुमार, अनुज यादव के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा ने आईबीसी यानी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इस कानून का उद्देश्य दिवालियापन मामलों को जल्दी और आसान तरीके से सुलझाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि आईबीसी का मकसद कंपनीज को बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें मुश्किलों से निकालकर दोबारा खड़ा करना है ताकि वो फिर से काम कर सकें। IBC was not brought with an intention of liquidating companies. It was brought in to address the stress that the companies are facing and give a resolution which will make them come back to some form and then attain the status in which they were earlier run, with quite a few guardrails, in that the defaulting promoter doesn't come back through the back door. So in this current set of amendments, we want to bring in expeditious admission of insolvency applications. भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा, लिएंडर पेस के साथ मेरी एक बहुत अच्छी बैठक हुई। भारत को टेनिस के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। हमने कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। खेलों और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका जुनून सचमुच काबिले तारीफ है। देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। ये देश की पहली डिजिटल जनगणना है जिसमें मोबाइल ऐप और सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पहले चरण में घरों और सुविधाओं से जुड़ी हुई जानकारी जुटाई जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। न घर आने वाले बाबू का इंतजार, न कागज की जरूरत, महज एक क्लिक और आपकी पूरी डिटेल ऑनलाइन जारी। देश में जनगणना 2027 का आगाज हो गया है। खास बात यह है कि पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है। इस बार लोगों को स्वगणना की सुविधा मिली है। जनगणना के पहले चरण में घरों और सुविधाओं की डिटेल भरी जा रही है। सिक्किम और ओडिशा में जनगणना ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंबपति ने भुवनेश्वर में अपनी स्वगणना ऑनलाइन पूरी की और सभी से ऐसा करने का आग्रह किया, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि जनगणना में हर घर की गिनती हो। As the first citizen of Odisha, I have fulfilled my duty by completing my self-enumeration, and I urge each one of you to do the same. This important national exercise forms the foundation for planning and development. Therefore, your participation in the house listing phase will ensure that every household is counted and represented. ओडिशा में स्वगणना की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है जो 15 अप्रैल की आधी रात तक जारी रहेगी। सभी नागरिक स्वगणना पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी भर सकते हैं। उधर सिक्किम में भी जनगणना की शुरुआत हो गई है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भी जनगणना 2027 के तहत स्वगणना की प्रक्रिया शुरू की। माथुर और तमांग ने राज्य जनगणना निदेशालय के अधिकारियों की मौजूदगी में लॉन्च किए गए ऑनलाइन जनगणना पोर्टल के जरिए यह प्रक्रिया पूरी की।
जनगणना 2027 दो चरणों में हो रही है। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना के रूप में जाना जाता है और दूसरा चरण जनसंख्या जनगणना है। पहले चरण में मकान या भवन से जुड़े ये सवाल पूछे गए हैं। भवन संख्या, जनगणना मकान संख्या, फर्श की मुख्य सामग्री, दीवार की मुख्य सामग्री, छत की मुख्य सामग्री, मकान का उपयोग और मकान की स्थिति के बारे में पूछा गया है। इससे पहले जनगणना के आंकड़े कागज पर दर्ज किए जाते थे और फिर उन्हें डिजिटलाइज किया जाता था, जिसमें काफी वक्त लगता था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में भारत सरकार की जनगणना 2027 पहल के तहत स्वगणना प्रक्रिया में भाग लिया। राष्ट्रपति ने आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने परिवार और आवास से संबंधित विवरणों का स्वयं दर्ज किया। उनके साथ केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरा। उपराष्ट्रपति ने देशवासियों से अपील की कि वो इस स्वगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान आधिकारिक वेब पोर्टल census.gov.in पर जाकर अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज करें। इस दौरान भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण भी उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरा। उन्होंने देशवासियों से भी इस प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, आज से आरंभ हो रही जनगणना की पहली प्रक्रिया आवास गणना के तहत अपने दिल्ली स्थित आवास पर स्वगणना का फॉर्म भरा। भारत की विकास यात्रा को गति देने और प्रत्येक देशवासी तक सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने में इस प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जल्द ही जनगणना की टीम आपके घर भी आएगी। आप भी इस राष्ट्रीय दायित्व में पूर्ण सहयोग करते हुए मांगी गई आवश्यक जानकारियां प्रदान करें। मध्य पूर्व एशिया में संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में उपजी उथल-पुथल के बीच केंद्र सरकार ने देशवासियों को इसके प्रभाव से बचाने के लिए कई ठोस फैसले लिए हैं। सरकार ने जहां एविएशन टरबाइन फ्यूल में वैश्विक वृद्धि के बावजूद घरेलू नियमित उड़ानों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को 25% तक सीमित, कहीं देश में घरेलू एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया गया है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल पुथल के बीच केंद्र सरकार ने आम घरेलू विमानन क्षेत्र को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने घरेलू एयरलाइंस टरबाइन फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को 25% तक सीमित कर दिया है, जबकि वैश्विक कीमतों में 100% से अधिक की बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही थी। इसके तहत इसके लिए एटीएफ की कीमत में लगभग 25% यानी 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। इस कदम का उद्देश्य हवाई किराए में अचानक भारी वृद्धि को बचाना है। This intervention, which is announced today, will effectively make sure that the airlines will now recalibrate their price and then and pull back the fuel surcharges, or they will calibrate it in such a way that the calculation is such that it will not lead to further surcharges. So yeah, and obviously consequently not pass on to the passengers. वहीं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में घरेलू गैस की कीमतों को गिरने के साथ साथ आपूर्ति को भी पर्याप्त में सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने 2 महीनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति भी कर ली है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में अंतर्राष्ट्रीयता से घरेलू उपभोग
जरूरी खबरें जब आप हो